आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या दूसरों को चुनाव लड़वाने और जिताने हराने वाले प्रशांत किशोर बिहार में अगले चुनाव में कोई बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं? जो अपनी विशेष चुनावी रणनीति के कारण देश भर में चाणक्य बने फिरते हैं, क्या वो अब चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? यानी दूसरे को किंग बनाने वाले किंग मेकर की जगह खुद ही किंग बनने की तमन्ना प्रशांत किशोर की है, या फिर ना खेलेंगे ना खेलने देंगे की तर्ज पर खेल बिगाड़ने वाले अंदाज में वो अगले विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा और उसके साए में चलने वाली पार्टी से एनडीए को नुकसान होगा या महागठबंधन को, ये सवाल भी लोगों के सामने है। मगर फिलहाल तो इतना ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन उसकी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति का लोहा सभी मानते हैं। बात बिहार की ही कर लें तो उनके लाभार्थी सभी रहे हैं, बीजेपी भी रही है, बिहार के स्तर पर ना सही केंद्रीय स्तर पर ही। लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी, ये दोनों पार्टियां तो बिहार में ही प्रशांत किशोर की रणनीति के लाभार्थी रह चुकी हैं। साल था 2015 का। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आ चुकी थी। बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे और मुंह की खा चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें। तब बीजेपी बिहार में भी अजय दिखती थी। वाकई लालू और नीतीश ने तब मिलकर चुनाव नहीं लड़ा होता तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इन दोनों नेताओं के अरमान ठंडे कर चुकी होती। लेकिन एक तो इन दोनों ने हाथ मिलाया, फिर किस रणनीति से चुनाव लड़ना है, इसका पूरा रोड मैप प्रशांत किशोर ने बनाया। नतीजा आया तो बिहार में बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। 2015 की जीत के बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की आंखों के नूर बन गए। यहां तक कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को एक समय तो पार्टी में अपना उत्तराधिकारी ही बना दिया था, उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन बाद में एक तो नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और दूसरे प्रशांत किशोर से भी नीतीश कुमार का बिगाड़ होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू छोड़कर पीके चले गए। बाद में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि वो तो अमित शाह के कहने पर पीके को अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे। लेकिन दूसरे दलों के लिए राजनीतिक विजय सेट करने वाले पीके अब खुद जनता दरबार में अपनी अर्जी लेकर जाने वाले हैं। इसलिए उनके निशाने पर बीजेपी भी है, नीतीश कुमार भी हैं और लालू यादव के साथ साथ उनके लाल भी हैं। लाल यानी कि तेजस्वी यादव। पीके सबसे पहले किसे बड़ी चोट देंगे या देने की तैयारी में लगे हैं, इसे लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे पहले है, जिसकी कर्ता धर्ता अब लालू के बेटे तेजस्वी यादव हो चले हैं। पीके अपने लगातार बयानों से खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो किसे सबसे पहले ठिकाने लगाना चाहते हैं। कुछ दिनों से वो तेजस्वी को लेकर खासे हमलावर हैं। तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई से लेकर डिग्री और राजनीतिक कौशल तक पर प्रशांत किशोर हमला बोल रहे हैं। साथ ही आरजेडी का मुस्लिम यादव फैक्टर भी उनके निशाने पर है। जन स्वराज नाम की पार्टी की घोषणा कर चुके पीके जानते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में मजबूत पैठ बनानी है तो इसका एक बड़ा मौका विधानसभा चुनाव देने जा रहा है। नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से सत्ता में है। वैसे तो नीतीश कुमार को लेकर कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो कब किसके साथ होंगे। अभी 3 सितंबर को ही राज्य सचिवालय में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने आधे घंटे तक मुलाकात की तो सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आगे क्या होगा, दोनों साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन मौजूदा हालात यही हैं कि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है। सीधे सीधे कहें तो लड़ाई एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में है। लेकिन पीके अब इसे नकार रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी ना 3 में है और ना 13 में, और बिहार में सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच होगी। प्रशांत किशोर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर किस कदर हमलावर हैं, इसका एक नमूना बिहार के आरा में दिखा। पीके ने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा
कि आरजेडी नेता 10वीं पास करने में भी नाकाम रहे। पीके ने कहा कि संसाधनों के अभाव में कोई शिक्षित नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी के माता पिता मुख्यमंत्री हैं और फिर भी वो 10वीं कक्षा पास नहीं कर सका तो ये शिक्षा के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता दिखा रहा है। उन्हें यानी तेजस्वी यादव को जीडीपी और जीडीपी वृद्धि के बीच का अंतर नहीं पता है और वो बताएंगे कि बिहार कैसे सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की साख को चुनौती देते हुए कहा कि वो केवल इसलिए नेता हैं क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे हैं और आरजेडी लालू यादव की पार्टी है। इसके अलावा तेजस्वी की कोई पहचान नहीं है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि तेजस्वी यादव समाजवाद की परिभाषा तक नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या है समानता। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी को बिहार में मुस्लिम आबादी के अनुसार टिकट देने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करती है तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोग कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें, क्योंकि बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। प्रशांत किशोर ने आबादी के हिसाब से इतने ही मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारने के संकेत दिए। किशोर ने यह भी चुनौती दे डाली कि अगर आरजेडी को लगता है कि जन सुराज के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बटेंगे तो वो उन सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे जहां आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होंगे। प्रशांत किशोर इससे पहले भी तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता और क्षमताओं को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही पीके ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा था कि बिहार के लोग ऐसे किसी शख्स के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते जो 10वीं फेल है। याद रखिए, मैंने 10वीं फेल कहा है, ना कि 9वीं फेल। प्रशांत किशोर के इस बयान पर तब तेजस्वी यादव का भी जवाब आया था। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र है और कोई भी अपने विचार रख सकता है। तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि वो अपनी लड़ाई एनडीए से ही रखना चाहते हैं या ऐसा रखते हुए दिखाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को तमाम राजनीतिक दिग्गज चुनावी राजनीति का नया स्टार्टअप बता रहे हैं। चल गया तो बहुत ठीक, नहीं चला तो क्या होगा। पीके कहते हैं कि वो बिहार के लोगों की सेवा के लिए कमर कस चुके हैं और इसलिए यही काम करेंगे। पीके के निशाने पर आरजेडी है और वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि आरजेडी तो यादवों की भी पार्टी नहीं है। दूसरी पिछड़ी जातियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लालू के विरोधी तमाम नेता उन पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पीके अक्सर ये कहते फिरते हैं कि लालू यादव जातिवादी बिल्कुल नहीं है। एक बार में आपको लगेगा ये तो लालू यादव की तारीफ हो गई, लेकिन उसके आगे वो कहते हैं कि लालू यादव जातिवादी होते तो अपनी जाति का भला करते, यादवों का भला करते, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे बेटियों के भले में लगे हुए हैं, वो सिर्फ परिवार का ही भला करते हैं। ऐसा कहकर पीके लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के कोर वोटरों के मर्म पर ही चोट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके टारगेट पर मुस्लिम है। बिहार में यादव और मुसलमान लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं। जमाना पहले जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो बड़ी ठसक के साथ कहते थे कि माई इज माई बेस। माई यानी कि MY यानी मुस्लिम और यादव। बाद में तेजस्वी यादव माई से बाप पर आ गए। बाप यानी कि BAAP, B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर। तब सवाल उठा कि बाप में मुसलमान कहाँ है, तो आरजेडी का फॉर्मूला सुधरा कि माई और बाप दोनों ही उनके राजनीतिक फॉर्मूले का हिस्सा हैं। अब प्रशांत किशोर की कोशिश आरजेडी के माई बाप में सेंध लगाने की है। क्या वो सेंध लगेगी? प्रशांत जिस आदर्शवादी राजनीति की दुहाई दे रहे हैं उसके रास्ते में कई अड़चने भी हैं। पहली अड़चन तो ये है कि प्रशांत किशोर एक सवर्ण और उसमें भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जिसकी संख्या
6-5% है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है या निर्णायक नहीं है। दूसरी अड़चन यह है कि प्रशांत किशोर उस बिहार में जातिगत राजनीति से दूर उठने की बात कर रहे हैं, जहां राजनीति हमेशा से ही चुनाव में एक अहम फैक्टर रहा है। तीसरी अड़चन बहुजन राजनीति का समग्र उभार है, जो अपना नेता चाहता है। आखिर आजादी के शुरुआती 43 सालों में ज्यादातर समय तक सवर्ण मुख्यमंत्री ही रहे, लेकिन इससे पिछड़ों, दलितों को कोई खास फायदा तो हुआ नहीं। और चौथी अड़चन उस विश्वास का टूटना है जो दिल्ली में केजरीवाल के रूप में बना था। तो लोगों के मन में एक शंका इस बात को लेकर भी उठ सकती है कि कहीं प्रशांत किशोर भी जितने सुहाने सपने दिखा रहे हैं, काम कहीं इसके उलट तो नहीं करने लगेंगे। केजरीवाल कह रहे थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन बच्चों के अभिभावकों को शराब पिलाने लगे। उसमें ही घोटालों के आरोप में अभी तिहाड़ में है। केजरीवाल भी प्रशांत किशोर की तरह कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक को भ्रष्ट बताते थे, लेकिन आजकल उनके साथ ही लगातार गठबंधन कर रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर भी हाथ नहीं मिला लेंगे? आज तेजस्वी के 10वीं फेल पर और लालू के पुत्रवाद पर पीके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो 10 साल पहले भी था, जब वो नीतीश और लालू के गठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। इन सवालों से पीके को टकराना होगा। फिर भी इतना जरूर है कि पीके ने बिहार की एक ढर्रे पर चली आ रही राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। वो हलचल बदलाव लाएगी या ढल जाएगी, इसके लिए 2025 के चुनाव तक इंतजार कीजिए। वैसे इसका ट्रेलर कुछ दिनों बाद 4 सीटों पर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में मिल जाएगा। तब अंदाजा लगेगा कि पीके की पार्टी के उम्मीदवार खुद कितने पानी में हैं और एनडीए या आरजेडी महागठबंधन को कितना पानी पिलाते हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।